हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम आ चुके हैं न्यू एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट एंड विच एक्सरसाइज दिस इज एक्सरसाइज 6.9 इंट्रो पार्ट। लास्ट हमने एक्सरसाइज 6.8 कंप्लीट किया है। नहीं देखा तो चेकआउट करो वहां पर। अगर आपने 6.8 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, कंसेप्ट देख लिया है फिक्स वेरिएबल्स का, टोटल कॉस्ट का, तो आपको ये वाला कंसेप्ट थोड़ा और इजी लगेगा। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शन। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान। पहले थ्योरी समझते हैं। डिमांड फंक्शन क्या है? देखो, डिमांड क्या है? जिस चीज हमें किस चीज की जरूरत है ना, हमें किस चीज की जरूरत है। तो क्या समझते हैं? वेरियस इकोनॉमिक स्टडीज शो दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चर। आपको अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है तो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है वो? नेमली प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हो सकता है किसी चीज की प्राइस बहुत बढ़ गई हो, ठीक है, तो उसकी डिमांड पे कुछ असर पड़ेगा। हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव। कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम पहले बढ़ गई थी, अब घट गई है, तो भी उसकी डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अब कंज्यूमर का टेस्ट जो है किसी और चीज के ऊपर आ चुका है, तो भी उसकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड अकोमोडेट, उसके साथ वाली चीजों का प्राइस कम ज्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इस चीज का आपको। जैसे मान लो हमने एक कार परचेज करनी है, ठीक है, तो अगर जो कार है उसमें जो कांच लगता है, या फिर उसमें जो इलेक्ट्रिकल सामान लगता है, या फिर उसमें जो टायर लगते हैं ना, रबर के जो टायर लगते हैं, अगर रबर का कॉस्ट बढ़ गया है या कांच का, मिरर का कॉस्ट बढ़ रखा है, ऑब्वियस सी बात है उसकी जो रिलेटेड कमोडिटीज है उनका अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी कार का भी प्राइस इंक्रीज हो सकता है, और डिक्रीज होता है तो डिक्रीज हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी डिमांड फंक्शन, डिमांड मतलब डिमांड उस चीज की मार्केट के अंदर कम या ज्यादा हो सकती है ना। Simply saying, we will consider the relationship between demand and price of the commonly commodity only। हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो डिमांड और उसकी प्राइस के बीच में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ इन दोनों चीजों का, डिमांड को और प्राइस को। जैसे मान लो अ, मतलब मार्केट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आइटम है, आप इसको आप ऑनियन ले लो, या फिर ऑनियन का अपन एग्जांपल ले सकते हैं ना, ऑनियन या फिर पोटैटो, कुछ भी, आलू प्याज कुछ भी समझ लो आप। अगर मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा आ गए हैं, मार्केट के अंदर ऑनियन प्याज बहुत ज्यादा आ गए हैं, और यूज करने वाले जो कस्टमर्स हैं या यूजर्स हैं, है ना, या जो पॉपुलेशन है वो कम है रेस्पेक्ट टू यूज लास्ट टाइम, तो ऑनियंस के जो प्राइस होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई देखो मेरी बात सुनो। ऑनियन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ गया, ट्रक भर भर के, हजार क्विंटल पैदावार हो गई है ना, बहुत ज्यादा उनका जो है बल्क के अंदर वो आइटम जो है पैदावार हुई है, उसकी बारिश वारिश अच्छी हुई है, कुछ भी रीजन समझ लो, तो वो आइटम आपको 2 रुपए 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे, है ना, 5 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, मंडी के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। तो 5 रुपए 10 रुपए के भाव से वो चीज मिल जाएगी। यही अगर इसकी कंडीशन, अगर ऑनियन वगैरह जो है मार्केट के अंदर बहुत कम आए हैं, इस बार सेल होने के लिए कम आए हैं, तो और डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है, डिमांड उनकी क्या है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उनकी जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब वही ऑनियन, वही पोटैटो आपको 50 रुपीज केजी तक भी मिल सकते हैं, 80 रुपीज केजी तक भी मिल सकते हैं। होता है ऐसा अपने इंडिया में, है ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? दिस इज डिमांड, दिस इज रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। समझ रहे हो? किसी चीज की डिमांड बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है मार्केट के अंदर, है ना, तो क्या होगा? उसकी प्राइस के अंदर चेंजेस होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज वाली कंडीशन के अंदर। किसी चीज की डिमांड बिल्कुल नहीं है, कोई चीज चाहिए ही नहीं मार्केट में किसी को, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। भाई डिमांड है ही नहीं मार्केट में उस चीज की, तो प्राइस क्या है? लो है। ले लो भाई, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, बेचने की कोशिश करेंगे सस्ते दाम के अंदर। और किसी चीज की डिमांड बहुत हाई चल रही है, जैसे सोने का डिमांड बहुत हाई चल रहा है, तो उसका प्राइस हाई जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। समझ में आया आपको क्या मतलब है ये डिमांड फंक्शन के अंदर? तो द प्राइस पर यूनिट की जो प्राइस है, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एज द प्राइस आर यूजली रिलेटिवली इनवर्सली, है हाई द प्राइस लेसर द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी प्राइस जो है, अगर एक कंडीशन के अंदर मान के चलते हैं अपन कि अगर किसी कंडीशन में उसकी प्राइस बहुत हाई हो गई है ना, तो लेसर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हमें वो चीज नहीं चाहिए। और हाई द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी की डिमांड अगर बहुत हाई हो गई तो उसकी लोअर इज द प्राइसेस क्या हो जाएंगे? लोअर हो जाएगी। समझ में? तो इस तरीके से हम एक रिलेशन बना के चलते हैं डिमांड फंक्शन के अंदर। इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एफ इक्वल्स टू, ये फंक्शन है और ये पी है आपका प्राइस, है ना, उसको अपन एक रिलेशन में बनाने की कोशिश करेंगे, आगे देखना। अब इस पे कुछ रिमार्क्स हो सकते हैं, जैसे कि
इफ द डिमांड ऑफ द आइटम डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द आइटम, अगर डिमांड आइटम पे डिपेंड, प्राइस पे डिपेंड करते हैं, द डिमांड फंक्शन बाय x इक्वल्स टू fp, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 70 प्लस 3p, वेयर p इज द प्राइस पर यूनिट के हिसाब से प्राइसेस है वो, एंड द डिमांड ऑफ द आइटम इज x यूनिट्स के लिए मैं कह सकता हूँ 70 प्लस 3p, 70 तो मतलब मान के चलो एक फिक्स इतना प्राइस तो होगा ही होगा, उसके बाद उसकी जो पर यूनिट प्राइसेस है उसके हिसाब से उसका प्राइस घटता बढ़ता जाएगा। और देख सकते हैं हम यहाँ पर, इफ द प्राइस ऑफ द आइटम डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द आइटम, इस बार प्राइस डिपेंड कर रहा है डिमांड ऑफ द आइटम पे, देन तब भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं इस तरीके से। ये अब आगे क्वेश्चंस आएंगे उस वक्त सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, अभी अपन डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो समझा दिया अपन ने, इसका तो कोई सेंस नहीं है, इधर आ जाओ। हाँ, अगला आता है रेवेन्यू फंक्शन, डिमांड फंक्शन हो गया, अब रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है भाई, कितना आप उससे जनरेट कर रहे हो, कितना रेवेन्यू होता है ना कंपनी का, किसी कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ हो गया है, मतलब इतना करोड़ जो है उसने उसमें रेवेन्यू जनरेट किया है। अब उसके जो खर्चे होंगे वो सब बाद में कटेंगे, बट इतना उसने जनरेट कर लिया, ये उसका मतलब। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। लेट पी बी द प्राइस पर यूनिट का प्राइस पी है, एंड एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स है। समझ में आया भाई, पी बी द प्राइस ऑफ पर यूनिट की प्राइस कितनी है पी, और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है एक्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो टोटल आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। पर एक यूनिट का प्राइस पी और कितनी यूनिट है, एक्स यूनिट है, तो एक्स मल्टीप्लाई पी कर दो, ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया। दिस इज, अगर अपन इसको डिमांड के तरीके समझे तो ये डिमांड मल्टीप्लाई प्राइस, आर एक्स वगैरह डिमांड के तरीके से समझे, ये डिमांड मल्टीप्लाई प्राइस, जितनी डिमांड हो भाई, एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी जनरेट होगी मैं उतनी लिखूंगा जितनी मुझे डिमांड है, तो डिमांड के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं प्राइस को, तो वो मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, कुछ भी नहीं है, टोटल जो रेवेन्यू हुआ है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ यूनिट से, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एफ पी, हाँ एफ पी आ जाएगा, या एफ एक्स अगर एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो मामला, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू सेम एज प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट के सेम ही रहता है, ठीक है। और देखो अगला है प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है यार, टोटल जो आपने रेवेन्यू कमाया है उसमें से जो आपने उसके अंदर लगा दिया है, सी एक्स क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन, ये मैंने 6.8 एक्सरसाइज में सिखाया था, कॉस्ट फंक्शन, जो हमने उसमें लगा दिया है उसको माइनस कर दो, बस जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वही सिंपल, डिवाइड बाय, इन सबको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट कर सकते हैं, ओके। एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पे, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस रिड्यूसेस प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उनसे हम प्रॉफिट मार्जिन और सब्सिडीज वगैरह इन सबसे कॉस्ट को कम कर लेते हैं अपनी उसकी। अगला है ब्रेक इवन एनालाइज, ब्रेक इवन एनालाइज क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। ब्रेक इवन एनालाइज उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए, ना तो आपको प्रॉफिट हो ना आपका लॉस हो, जितना आपने इनपुट लगाया, जितना पैसा आपने खर्च किया, आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसको सेल करने के बाद मेरे को उतने ही पैसे बन के आ रहे हैं, यानी कि ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, बस मेहनत हो गई मेरी, उस कंडीशन को अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, सिंपल सी बात है। इसको मैं अगर यहाँ भेज दूं तो इक्वल्स में जीरो बोल सकता हूँ, और इस कंडीशन को पी एक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बस यही ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल जो है थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज में दे रखा है, बस आपको इसको समझना है, और क्वेश्चंस जब तक आप सॉल्व करोगे तभी आपको जो है समझ में आएगा कंसेप्ट एक्चुअल में कि रिलेट कैसे कर रहा है, ओके। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर।